मेरा नाम रीता है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो उनका हर काम मैं ही करने लगी। उनका बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस घर में सिर्फ वह अकेले ही रहते। मेरी उनसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पर रख कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और वह बहुत अच्छे थे और हर तरह से मेरा ख्याल रखते। वह मुझे कपड़े, पैसे, हर तरीके से मेरी मदद करते। इस घर में मेरे अलावा दोनों का और था। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ इतने बड़े घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। अंकल ने मुझे खास तौर पर कह रखा था कि मैं उस कमरे की तरफ ना जाऊं, और स्टोर रूम ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं हमेशा यही सोचती रहती कि पता नहीं इस कमरे में क्या है जो अंकल ने मुझे इस कमरे में जाने से मना कर रखा है। बल्कि उन्होंने तो ऊपर वाली फ्लोर पर जाने से ही मना कर रखा था। एक बार मैंने उनसे ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, तुम ऊपर की सफाई कर लो, लेकिन स्टोर की तरफ मत जाना। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी, आप मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए मेरी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। और मुझे यह भी पता था कि अंकल मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था। मैं यहाँ अपनी मर्जी से खाती पीती और हर काम करती थी। मैंने अंकल को बहुत बार ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा था। शायद वह उसी कमरे से आते थे। कुछ दिन बाद अंकल को शहर से बाहर कुछ काम से जाना था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरे घर की चाबी देकर कहा, तुम्हें पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखना है, और ख़ास कर मुझसे कहा कि ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने के लिए मत जाना। वह मुझे बचपन से देख रहे थे, इसलिए उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबियां मेरे हवाले कर दी थी। मैंने उनसे कहा, ठीक है, अब फिक्र ना करें, हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। अब मैं घर में सिर्फ अकेली थी और मुझे हर बात की आज़ादी थी। मैं अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती थी। घर में जहाँ चाहे, जिस कमरे में चाहे जा सकती थी। अंकल के जाने के बाद सोच रही थी कि आखिर ऊपर वाले स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो खास करके अंकल मुझे वहाँ जाने से मना कर गए। अब तो मेरे पास पूरे घर की चाबियां थी और उन शब्दों से मैं ऊपर के स्टोर रूम की भी चाबी थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ऊपर जाकर देखूं कमरे में क्या है, लेकिन मैं यह सोचकर घबरा गई कि अंकल को पता चल गया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी, वह मुझे इस घर से निकाल देंगे। अंकल के और इस घर के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है। ड्राइवर तो अंकल के साथ चला गया और वॉचमैन भी घर के अंदर नहीं आता है। हिम्मत करके ऊपर जाने लगी। मैं सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सोच रही थी कि हो सकता है कमरे में अंकल की कुछ बचपन की यादें हों और वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ फिर उनका कोई कीमती सामान हो, इसलिए उन्होंने हमें कमरे में जाने से मना कर रखा हो। यही सोचते सोचते मैं स्टोर रूम के सामने पहुंच गई और मैं 2 मिनट वहां खड़ी होकर सोचती रही, लेकिन स्टोर का दरवाज़ा खोलते ही मुझे डर लग रहा था। मुझे डर की वजह से बहुत पसीना आ रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अंकल मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसी भरोसे के साथ वह सारे घर की चाबी मुझे देकर गए हैं। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ। अगर उन्हें मेरी इस हरकत का पता चल गया तो उन्हें कितना सोचना होगा। वह तो मुझे इस घर से ही निकाल देंगे। इसके अलावा मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। यह सोचकर मैं नीचे उतर आई। अंकल को गए हुए 1 हफ्ता हो गया। अंकल के आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब तक अंकल वापस आते तब तक ऊपर बहुत धूल जम जाती और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था। अंकल होते तो वह सारा दिन मुझसे कुछ न कुछ हल्का फुल्का काम करवाते ही रहते। मैंने सोचा कि ऊपर के फ्लोर की सफाई ही कर लेती हूँ। मेरा समय भी गुजर जाएगा और साथ में सफाई भी हो जाएगी। जब मैं ऊपर सफाई करने के लिए गई तो फिर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्टोर को खोल कर देखती हूँ।
इस बार मैंने बिना देर किए एक चाबी स्टोर के ताले में लगाई। उससे स्टोर का ताला खुल गया। मैंने डरते डरते स्टोर के अंदर 2-3 कदम बढ़ाए। उसके बाद जो मैंने स्टोर में देखा वह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किशोर ने ऐसा कुछ किया होगा। मैंने जल्दी से स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और मैं भागकर नीचे आ गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं स्टोर के अंदर जाती। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर मैंने देखा उससे मेरी रूह फना हो गई। मैं अभी तक डरी हुई थी और कांप रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कमरे में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो सोचती थी कि स्टोर में अंकल की कुछ पुरानी यादें होंगी या उनका कोई कीमती सामान होगा जो वह किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जो कमरे में देखा वह तो कभी भी कोई नहीं सोच सकता। सब कुछ देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं कुछ देर तक सोफे पर बैठी रही, यही सोचती रही। कुछ देर बाद मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने पानी पिया। मैंने सोचा कि अगर अंकल को पता चल गया तो वह मुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसकी वजह से मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों था। अंकल का घर बहुत बड़ा था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं अंकल के कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी। जब मुझे कुछ काम होता मैं तभी उनके कमरे में जाती, या जब वह मुझे किसी काम से अपने पास बुलाते तब मैं उनके कमरे में जाती थी। मैंने उनके कमरे को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने स्टोर में जो कुछ देखा, अब मैं जानना चाहती थी कि अंकल आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। क्या मैंने सोचा अंकल के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए जिससे मुझे सच्चाई का पता चल जाए। मैं अंकल के कमरे में गई और मैंने उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनके कमरे की किसी भी दराज में लॉक नहीं लगा था। इस वजह से मुझे तलाशी लेने में बहुत आसानी हुई। अंकल शायद इस वजह से कहीं लोग लगाकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। उनका सिर्फ कमरे का दरवाज़ा लॉक था। आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती थी कि ऊपर कमरे में मैंने जो कुछ देखा उसका क्या मतलब है। मैं आज तक यही सोचती थी कि अंकल अकेले क्यों रहते हैं, उनका बाकी परिवार कहाँ है, लेकिन कभी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अंकल के कमरे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन उनकी अलमारी में कुछ फ़ोटो और एक डायरी मिली। मैंने उसी को खोल कर देखा और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़ी मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो अंकल को बहुत रहम दिल समझती थी, लेकिन असल में अंकल तो कुछ और ही थे। वह डायरी पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, क्योंकि डायरी में कुछ बातें ही लिखी हुई थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई थी। अभी मैं अंकल का पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरीके से मुझे पूरा सच पता चल जाए। वहाँ कुछ फ़ोटो भी थी जो शायद अंकल के माता पिता की थी। उनके माता पिता की फ़ोटो पहली बार देखी थी। उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद अंकल ही थे। मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं अभी पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैंने अंकल का कमरा पहले की तरह कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने स्टोर भी ऐसे ही लॉक कर दिया जैसे पहले था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अंकल को पता चले कि मैं उनके कमरे में गई हूँ और मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है, या उन्हें यह बात पता चले कि मैंने स्टोर खोल कर देखा है। अब मुझे अंकल से डर लगने लगा था। मैं बचपन से इस घर में अंकल के साथ अकेली रही थी, लेकिन कभी मुझे उनसे डर नहीं लगा। मगर आज जो मैंने स्टोर में देखा वह देखकर मुझे अंकल से डर लग रहा था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वह मेरे साथ पता नहीं क्या करते। हो सकता है वह मेरे साथ भी। अंकल के वापस होने का समय आ रहा था। मेरे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका सामना करना पड़ा। मैंने जल्दी से उनको खाना दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं यह सोच रही थी कि अंकल को पता चल गया, वह पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, कहीं वह मेरी जान ना ले लें। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो अंकल बोल रहे थे। अंकल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने सोचा शायद अंकल को सारा सच पता लग गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। यह सोचकर मुझे खौफ आ रहा था। अंकल ने मुझसे कहा कि सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। यह सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने कॉफ़ी अंकल के कमरे में भेज दी। अंकल ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुला लिया
और अपने पास बैठाया। पूछने लगे कि क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगी कि उन्हें कैसे पता चल गया, लेकिन मैं उनके सामने खामोश सर झुका कर बैठी रही। ऐसा क्या चाहिए था मेरे कमरे से, जो तुमने मेरे पीछे से कमरे की तलाशी लेनी पड़ी? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ी थी? अंकल बहुत ही आराम से मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनका भरोसा तोड़ा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ कमरे में पता नहीं चलेगा? कमरे में घुसते ही मुझे सब पता चल गया था। मेरी सारी दराजें, चक्की, मेरा सारा सामान उलट-पुलट कर दिया। मैंने सोचा मैंने तो सारा सामान ठीक से रखा था, फिर अंकल को कैसे पता चला? अंकल ने मुझे बताया कि मैंने अपना सारा सामान बहुत अच्छे से रखता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ इधर-उधर पसंद नहीं। शायद तुम जल्दी में मेरा सामान ठीक से रखना भूल गई थी। अंकल बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी मुझसे नरमी से बात कर रहे थे। वह मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। आखिर मैंने उन्हें बता ही दिया। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने गई थी। मेरी नज़र स्टोर पर पड़ी। मैंने अपना शक दूर करने के लिए स्टोर खोल कर देखा। जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। इसी वजह से सच जानने के लिए मैंने आपके कमरे की तलाशी ली। मुझे लगा हो सकता है आपके कमरे में मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाए, जिससे मुझे पूरा सच पता चल जाए। लेकिन आपके कमरे में मुझे कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने ऊपर देखा, उसके बाद अगर मैं खामोश रहती तो वह मेरे लिए पाप होता। मुझे आपके कमरे में सिर्फ एक डायरी और कुछ फ़ोटो मिले थे, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई आदमी किसी के साथ ऐसा क्या कर सकता है? मैं तो आपको बहुत नेक समझती थी, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। मुझे अंकल से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे सब कुछ कह दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझे इस घर से निकाल देते, लेकिन जो भी मैंने ऊपर देखा उस सब के बाद मैं खामोश नहीं रह सकती थी। अंकल मेरी बात सुनकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराकर मुझे देखने लगे और मुझसे कहने लगे, जानकर खुशी हुई कि तुम्हें सही और गलत का फ़र्क मालूम है। तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम्हें सच जानना था तो मुझसे पूछ लेती। तुम्हें इस तरह मेरे पीछे कमरे की तलाशी लेनी नहीं चाहिए थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें सच ही जानना था ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। फिर तुमको पता लगेगा कि जो तुम्हें देखा वह सही था या गलत। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे, जो पिताजी के देहांत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने माँ से शादी करने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और मेरे पिता का कारोबार भी बहुत बड़ा था। वह उसे भी संभाल लेंगे, क्योंकि अकेली माँ से इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाला जा सकता था, और मैं भी उस समय बहुत छोटा था। इतना शादी के बाद भी मेरे दूसरे पिता मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मुझे स्कूल छोड़कर आते, स्कूल से वापस भी लेने आते, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते और मेरे साथ खेलते भी थे। मैं उनके साथ बहुत खुश रहता। उन्होंने पिताजी का पूरा कारोबार संभाल लिया। मेरी माँ भी उनके साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी माँ का और उनका साथ कुछ ही दिनों का था। शादी के 1 साल बाद ही माँ को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। मेरे पिताजी ने अपनी मौत से पहले ही अपनी वसीयत बना दी थी, जिसके मुताबिक सब कुछ मेरे नाम पर था। जब मैं 18 साल का होता तो पिताजी का सब कुछ मेरे नाम हो जाता। मेरी माँ के नाम पर भी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक घर और कुछ जायदाद थी कि उन्होंने मरने से पहले अपने दूसरे पति के नाम कर दी। जब तक मैं 18 साल का नहीं होता तब तक इस सारी जायदाद की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे दूसरे पिता की थी। मेरी माँ के देहांत के बाद ही मेरे दूसरे पिता ने अपना रवैया मेरे साथ बदल लिया। उन्होंने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया और मुझे सिर्फ कमरे में बंद रखते। मुझे खाने पीने को भी नहीं देते। जब मेरी मरने की हालत हो जाती तब मुझे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना दे दिया करते। सारा सारा दिन मेरे पिताजी घर में अय्याशी करते। उनके सारे वफादार नौकरों को भी घर से निकाल दिया था और अपने जैसे ही पैसों के लालची आदमियों को घर में रख लिया। उन्हीं के कहने पर सब कुछ करते। जब मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता, मेरे सौतेले बाप और वह नौकर मुझे बहुत मारते। वह रोजाना अपने दोस्तों को घर पर लाते, पार्टियां करते, मेरे पिता के पैसे उड़ाते। अब तो उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन जब मैंने कमरे से भागने की कोशिश की तो मेरे पिता के एक नौकर ने मुझे देख लिया।
उसने मेरे पिता को बता दिया। उसके बाद तो वह आदमी मुझ पर और भी जुल्म करने लगा। सिर्फ मुझे कमरे में ही नहीं बंद किया था, बल्कि मुझे रस्सियों से बांध दिया। अब तो मुझ पर और ज़्यादा जुल्म होने लगा। एक दिन मेरे पिता ने मुझे बताया कि मेरी माँ अपनी मौत नहीं मरी है, बल्कि उन्होंने ही उसे मारा है। उन्हें मेरी माँ को कोई ऐसी दवाई दी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे से तेरे पिता ने मुझे बताया कि उसने यह सब कुछ मेरे पिता की जायदाद पाने के लिए किया था। वह मेरा ख्याल इसलिए रखता था ताकि मेरी माँ से शादी कर ले और बाद में उसे और मुझे मार कर सारी जायदाद हड़प ले। लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद पता चला कि सारी जायदाद मेरे नाम पर है। वह तो मुझे भी मार देता, लेकिन 18 साल से पहले अगर वह मुझे मार देता या मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती, जिसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा था, लेकिन ऐसा जिंदा रहना मौत से भी बदतर था। वह यह भी चाहता था कि मैं पागल हो जाऊं, क्योंकि इस हालत में सारी जायदाद सिर्फ उसके हाथ लगती तो उसके जुल्म की वजह से मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। शायद मैं पागल ही हो जाता, और अगर बच जाता तो 18 साल के बाद वह जबरदस्ती सारे पेपर पर मुझसे साइन करवाकर मेरा मर्डर कर देता। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं घर के सारे नौकरों से, अपने पिता के दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती करता कि मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता। उल्टा मेरे मजाक उड़ाते और मुझे पागल कह कर चिढ़ाते। कुछ सालों तक मैं ऐसे ही एक कमरे में बंद रहा। मुझे सिर्फ इतना ही खाने पीने को दिया जाता जिससे मैं जिंदा रह सकूं। एक बार एक नौकर जब मेरे पास खाना लेकर आया तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे रह रहे हो। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुमने पहली बार इस घर में देखा है। उसने मुझे बताया कि वह नया नया नौकरी पर आया है। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। उसे सुनकर वह बहुत अफसोस हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। कोई आदमी इतने छोटे बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है, वह भी सिर्फ जायदाद के लिए। तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, हे भगवान तुम्हारे साथ जरूर अच्छा करेगा। एक दिन जब मेरे सौतेले पिता शहर से बाहर गए हुए थे तो उस नौकर की मदद से घर से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद वह नौकर मुझे अपने गांव ले गया। उसने मुझे अपने साथ ही रखा। जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं अपने पिता के वकील के पास चला गया। वह मेरे पिताजी के दोस्त थे, इसलिए मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जिंदा कैसे हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने जायदाद मुझे वापस कराने में मेरी मदद की। जब मेरे सौतेले पिता को पता चला तो उसने सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने का ड्रामा किया। मैंने उसको सबके सामने माफ़ कर दिया और मैं उस आदमी के साथ अपने घर वापस आ गया। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत खत्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि उसे अपने किए की सज़ा मिले, लेकिन मेरे पास उसके पापों का कोई सबूत नहीं था। इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया और मैंने अपना बचपन भी खो दिया। इसी की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं कैसे उस आदमी को माफ़ कर सकता था जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, वह भी सिर्फ जायदाद की खातिर। मैं तो उससे इतना प्यार करता था, अगर वह मुझसे प्यार से जायदाद मांगता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम कर देता। लेकिन उसने मेरी और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था। तुमने ऊपर स्टोर में जिस आदमी को रस्सियों से बंधा देखा है, वह मेरा सौतेला पिता है। जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं उसकी तरह जालिम नहीं हूँ। मैं उसे समय समय पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पिलाता हूँ और उस पर कोई जुल्म भी नहीं करता। बस मैंने उसे रस्सियों से बांध कर कमरे में बंद कर रखा है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ दिनों बाद मेरी माँ को मार देगा, और उसने ऐसा ही किया। वह तो मुझे भी रास्ते से हटा देता अगर नौकर मेरी मदद नहीं करता और मुझे अपने साथ नहीं रखता। जब तक वह जिंदा है मैं ऐसे ही कैद रखूंगा। मैं तो एक बिन माँ बाप का बच्चा था। अगर वह मेरे साथ अच्छे से रहता तो मुझे अपनी औलाद समझ कर रखता, तो मैं उसके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देता। लेकिन सिर्फ जायदाद के लालच में आकर उसने मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया, जिसकी सज़ा उसे मिल रही है और जब तक वह जिंदा है मिलती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।